नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण, जंतुओं में न्यूट्रिशन अर्थात न्यूट्रिशन से पोषण। हम बाहर से भोजन लेते हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता है, हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करें जंतुओं में पोषण। अब इस पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण हमें क्या काम करता है। पोषण मानव के शरीर की वृद्धि और विकास अर्थात हमारे शरीर की वृद्धि हमें बढ़ाता है और हमारे शरीर का विकास करता है। इसका मतलब ये पोषण काम आता है। तो पोषण क्या काम करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है और विकास करता है। इसको हम इसकी परिभाषा के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद जो पोषण होता है, अब वो पोषण में क्या होगा, पोषक पदार्थ भी पाए जाएंगे। पोषक पदार्थों के रूप में हम किन किन को लेते हैं, पोषक पदार्थ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और बाकी सब दुनिया भर की जितने भी खाने पीने की चीज़ों में जो भी चीज़ पाई जाती है, वो सब जो हमारे आवश्यक होती है हमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, वो सब आएगी पोषक पदार्थ के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं हम भोजन जो होता है उसकी भोजन की उपयोग के आधार पर हम पोषण को 3 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर, भोजन की उपयोगिता के आधार पर। भोजन की उपयोगिता के आधार पर हम पोषण को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, पहले पढ़ेंगे हम प्राणी संभोजी या प्राणी भोजी पोषण। इसके बाद दूसरा आता है परजीवी पोषण। और इसके बाद मृतोपजीवी पोषण। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसके बाद परजीवी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं पैराजोइक न्यूट्रिशन। इसके बाद अगला मृतोपजीवी पोषण को कहते हैं स्पोरो या स्पेरोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बाद अब देखते हैं, अब ये प्राणी संभोजी, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संभोजी पोषण। अब इसको पूर्ण संभोजी पोषण क्यों बोलेंगे, इसको हम देखते हैं अभी। पूर्ण संभोजी इसका देखते हैं क्यों बोलते हैं। इसमें ये प्राणी संभोजी पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये कौन कौन से शब्द, ये होता है होलोजोइक 2 शब्दों से, एक तो होता है होलो और दूसरा जोइक। ये होलो और जोइक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। होलो का अर्थ होता है पूर्ण तरह से या पूरी तरह से। होलो का अर्थ हम यहां से लेते हैं पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। और ये जोइक का अर्थ हम लेते हैं जंतु जैसा, अर्थात जंतुओं जैसा जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं जैसा। तो इसका अर्थ हुआ। और न्यूट्रिशन से हम लेते हैं पोषण को पूर्ण रूप से या पूरी तरह से जंतुओं जैसा पोषण, अर्थात जंतु जिस प्रकार भोजन करते हैं वैसा इनमें पोषण पाया जाता है। तो ये हुआ पूर्ण रूप से जंतुओं जैसा पोषण। जिन प्राणियों में अर्थात जिन जीवों में ऐसा पोषण पाया जाता है उनको हम कहेंगे होलोजोइक या प्राणी संभोजी पोषण। तो ये प्राणी संभोजी पोषण का कितने प्रकार होते हैं, इसके 4 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। कौन कौन से, पूर्ण रूप से जंतुओं में 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से, हम यही देख लेते हैं। इसको 4 प्रकार में बांट कर, आजकल आपने पढ़ा भी होगा, पहले पढ़ा होगा बचपन में, अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इसमें से सीख लेना। और आपको ये बहुत अच्छे से आने वाला है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट होने वाली है, क्योंकि इसमें जनरल चीजें आने वाली है। इसमें हम डेली यूज में भी काम लेते हैं, इसमें शाकाहारी मांसाहारी ये सब आने वाले हैं। तो देखते हैं इनका क्या होता है। ये इसके 4 प्रकार होते हैं। पूर्ण संभोजी, इसके 4 प्रकार, ये 4 प्रकार। पहला आएगा शाकाहारी, शाकाहारी। और दूसरा आएगा मांसाहारी। ये जो सब जीव हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे, होलोजोइक के अंतर्गत। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और लास्ट में अपमार्जक। अब देखते हैं इसमें बात आती है शाकाहारी। शाकाहारी में अर्थात शाक आहार, जिनका आहार शाक होता है। शाक अर्थात शाक से हम किसको लेते हैं? पेड़ पौधों से लेते हैं। जिनका आहार शाक पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे को कौन कौन आएंगे? पेड़ पौधे के अंतर्गत जैसे हम सारे जानवर करते हैं, गाय, बकरी, बैल, ऊंट, जो भी शाकाहारी अर्थात पेड़ पौधों का भोजन करते हैं वो सब शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे। इसमें आ जाएंगे गाय आ जाएगा, बकरी आ जाएगी। जो शाकाहारी भोजन पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण पोषण करते हैं वो सब शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद मांसाहारी, इसका टुकड़े करेंगे तो देखेंगे मांस आहार, जिनका आहार मांस होता है। आहार के रूप में मांस को अर्थात दूसरे जीव का मांस, ये जरूरी नहीं किसी का भी हो सकता है मांस, मछली ले लो या फिर कोई जीव ले लो, किसी का भी मांस जिनका आहार के रूप में होता है वो मांसाहारी के अंतर्गत आएंगे। इसमें कौन आएगा? इसमें वो जीव आएंगे जैसे आ जाएगा शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, सांप आ जाएगा, नेवला। बाकी वो सब चीजें, वो जितनी भी चीजें जो मांस का ग्रहण करती है वो सब जीव मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सर्व अर्थात सभी जिनका आहार सभी हो। सभी में कौन कौन आएंगे? जिसका आहार शाकाहारी भी हो और मांसाहारी, दोनों रूप में दोनों को अपना भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें मानव आता है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो शाकाहारी भी ग्रहण करता है और मांसाहारी दोनों को ग्रहण करता है। इसके अंतर्गत मानव आता है। अब बात करते हैं अपमार्जक की। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक वो होते हैं जो मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। अपमार्जक से हम मृत जीवों से लेते हैं। जो जीव होते हैं ना, वो निम्न वर्ग के जीव, केचुए, कीड़े मकोड़े, इनसे ले लो, ये मर जाते हैं ना, इनको जो भोजन ग्रहण करते हैं वो अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत अपमार्जक कौन कौन आएंगे? मृत जीवों को कौन कौन खाता है? बहुत सारे जीव हैं, छोटे छोटे। और इसमें क्या होता है? जो ये जीव खाते हैं, ये जीव, इसमें कार्बनिक पदार्थ, कोई जीव मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु होने के बाद उसमें क्या होगा? जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो उसके माध्यम से उस जीव में चले जाएंगे। फिर वो जीव क्या करते हैं? वो जीव उसी मर के वो वापस किस में भेजेंगे? पृथ्वी में भेज देते, वापस वातावरण में भेज देते। और वातावरण क्या करता है? वातावरण पौधों के माध्यम से वापस उन नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको लेता है और वापस वही बात, प्रोसेस चलती रहती है। मतलब कार्बनिक पदार्थ मृत से पृथ्वी में, वातावरण से वापस पौधों में, पौधों से वापस किसी जीव में आएंगे, फिर जीव वो मर जाएगा, फिर वापस वातावरण में, ऐसे चक्र निरंतर चलता रहता है। तो ये इसमें हो गए अपमार्जक में हो गए। इसमें हम चील, गिद्ध वगैरह इन सबको भी ले सकते हैं। वैसे आना तो नहीं चाहिए पर फिर भी हम इनको ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब परजीवी पोषण। इसका इंग्लिश में कहते हैं पैराजोइक न्यूट्रिशन। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पैराजोइक न्यूट्रिशन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसको इधर लिख लेते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये है पारा और दूसरा शब्द जोइक। पारा का अर्थ हम किससे लेते हैं? पारा को हम पार्श्व अर्थात बगल, पार्श्व या बगल से लेते हैं। पार्श्व या बगल से लेते हैं। इसके बाद
जो ये जोइक है, जोइक को हम अवशोषण या पोषण, अवशोषण से ले लेते हैं या पोषण से ले लेते हैं, अवशोषण या पोषण से ले लेते हैं, पोषण से ले लेते हैं। तो इसमें आएगा जो पार्श्व अर्थात बगल में, पार्श्व से हम ले लेते हैं जो अपनी सतह से सटे हुए दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें वो जीव आएंगे जो दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। वो नॉर्मल नहीं, दूसरे जीव से तो करते हैं पर उसकी सतह पर रहकर या उस पर अपना जीवन व्यापन करके वो पोषण ग्रहण करते हैं। पर का अर्थ होता है दूसरे पर, जीव तो जीव दूसरे जीव के द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं। और ये पार्श्व अर्थात बगल से हम लेते हैं, सतह से सटे हुए। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आएंगे एग्जाम्पल के रूप में आएंगे कवक और शैवाल, ये सभी जीव इसके अंतर्गत आते हैं जो दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं, ये परजीवी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मृतोपजीवी पोषण की। मृतोपजीवी क्या है? स्पोरोजोइक। अब ये स्पोरोजोइक, इसमें इधर ले लेते हैं इसको, यहाँ पे स्पोरो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पोरो सेप्रोस से लेते हैं, ये एक ही शब्द से मिलकर बना है। तो सेप्रोस से हम इसका अर्थ लेते हैं, किससे लेते हैं? सेप्रोस से हम अवशोषण से लेते हैं। ये अवशोषण, ये क्या करते हैं? ये जो मृत जीव होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी यानी जो जीव मर जाते हैं या पृथ्वी में जीवित नहीं बचते हैं, उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसके अंतर्गत ये आएंगे। तो और कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं और अपने अंदर का जो न्यूट्रिशन है उसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से करते हैं। तो इसमें आएंगे, इसमें कौन कौन आएंगे एग्जाम्पल के रूप में? इसमें आएंगे गिद्ध आ गया, चील इसमें भी आ सकती है, चील दोनों में ले सकते हैं, मार्दे में ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं। जो भी मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। मृतोपजीवी पोषण, ये अवशोषण, इसमें भी वही होता है, जो नाइट्रोजन चक्र होता है वो मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत भी चलता है। इनसे वही होगा, गिद्ध और चील क्या करेंगे? जो पोषण रहेगा उनको प्राप्त करेंगे। पोषण में कौन? कार्बनिक पदार्थ दूसरे जीवों में रहेंगे, मरे हुए जीवों में। वो क्या करते हैं? इसमें पोषण प्राप्त करते हैं। फिर गिद्ध में जाएगा ये कार्बनिक पदार्थ, फिर जब गिद्ध की मृत्यु हो जाएगी फिर वो कार्बनिक पदार्थ पृथ्वी में चला जाएगा और पृथ्वी से वो कार्बनिक पदार्थ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर वो शाकाहारी से मांसाहारी से ऐसे करते करते कार्बनिक पदार्थ का चक्र चलता रहता है लगातार। इसके बाद ये हो गया हमें भोजन की उपयोगिता या फिर भोजन के उपयोग करने के तरीके के आधार पर। उपयोग करने के तरीके के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। और भोजन से हमें वृद्धि और विकास होता है और हमें एनर्जी भी मिलती है भोजन से। अगर सोचो हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी बहुत जरूरी होती है मनुष्य में। जब भी तो हम देखते हैं ना कि खाएंगे, किसी दिन तक क्या करते हैं, कोई बिना खाए पिए नहीं रह सकता। तो इसके बाद बात करते हैं जंतुओं में पोषण, ये हो गया वृद्धि विकास। अब बात करते हैं जो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं डेली यूज में हो या फिर कभी कभी हो, उन सब में क्या क्या पाया जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं भोजन में जो पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? अवयव। भोजन के अवयव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं भोजन के अवयव। यहां बना देती हूं मैं टॉपिक, भोजन के अवयव। भोजन के अवयव के बारे में हम पढ़ेंगे। भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं और उन्हें हमें किस प्रकार से, वो हमें कितनी ऊर्जा या किस प्रकार से हमें ऊर्जा देते हैं। भोजन के अवयव के अंतर्गत 6 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। लगभग जितने भी भोजन होते हैं उनमें ये 6 चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली पाई जाएगी कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद वसा, इसके बाद प्रोटीन और इधर विटामिन। फोर्थ हो गया विटामिन।
और खनिज लवण, पांचवा खनिज लवण। और छठा प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। छठा जल। जल भी एक प्रकार का भोजन के अवयव के रूप में गिना जाता है। ये हो गए हमारे भोजन के अवयव। भोजन में ये 6 पदार्थ या 6 अवयव पाए जाते हैं सभी प्रकार के भोजन में, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो शहर का भोजन हो या गांव का भोजन हो, किस प्रकार कैसा भी भोजन हो। ऐसा नहीं है कि ये सब प्रकार में अलग अलग बटेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी और ऐसा भी होता है कि कार्बोहाइड्रेट किसी भोजन में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। सब भोजन में इनकी अलग अलग मात्रा होती है। तभी तो कहते हैं ना कि गांव वाले खा पी के हट्टे कट्टे हुए रहते हैं, वो किसी में किसी मात्रा ज़्यादा होती है और किसी में किसी की मात्रा कम होती है। इसी कारण परिवर्तन, खाने में परिवर्तन आ जाता है। और देखते हैं हम किसको कितना हमें लेना चाहिए। भोजन के अवयव, सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अब कार्बोहाइड्रेट से समझ में आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन इसमें उपस्थित होगी, और साथ ही साथ हाइड्रेट, तो इसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है। इनकी मात्रा कितनी होगी? हम पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट ये भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अवयव है, जो हमें क्या प्रदान करता है? हमें ऊर्जा, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। ये कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीजों से मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। इनकी क्या प्रतिशत मात्रा होती है? किस अनुपात में पाए जाते हैं? ये होते हैं 1:2:1। इस मात्रा में ये पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके मूल अनुपाती या आधारभूत सूत्र की बात करें, तो इसके सूत्र के रूप में हम देखते हैं, सूत्र के रूप में आएगा, इसका सूत्र होता है आधारभूत सूत्र CH2ON। इसका ये सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसका जो आधारभूत सूत्र होता है ये CH2O होता है। ये पेपर में पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन को आगे रख देते हैं, कार्बन को पीछे रख देते हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है? ऐसे याद नहीं रखना है, हमें देखना है कार्बन की कितनी मात्रा 1, या ये सूत्र याद रख लेना। सबसे अच्छी बात है ये सूत्र याद रख लो ना, दिक्कत ही नहीं है किसी बात की। सूत्र याद रखोगे तुम्हें CH2O में क्या? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो बात ही नहीं, कुछ भी पूछ लो, आगे से पूछो, पीछे से पूछो, हाइड्रोजन पूछो या ऑक्सीजन के बारे में पूछो, कुछ भी पूछो, हमें आ जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। तो हमें जरूरत ही नहीं रहेगी कि हम इसको रटें, याद करें। रटने से तो वैसे भी कोई चीज आती नहीं है, तो हमें क्या होता है? याद करना पड़ता है, या उसके सूत्र को हम ऐसा बिठा लें, ऐसा ट्रिक से बना लें कि हम भूले ही ना उसको। तो इसके बाद ये आई कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं? हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट पाए कहाँ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे गेहूं में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो गेहूं में पाए जाते हैं, गेहूं में पाए जाते हैं। और उसके बाद ज्वार, बाजरा, दालें, लगभग सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पर सर्वाधिक मात्रा में जो हमारे अनाज होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, उसमें आ जाएगा गेहूं। तभी तो कहते हैं ना, रोटी को टाइम से टाइम खाना चाहिए। रोटी से एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और गेहूं में इसके अलावा जितने भी अनाज आएंगे, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, ये सब ETC अनाज लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, इसमें समझ जाएंगे आप। अनाज, बाकी सभी अनाज इसके अंतर्गत, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, जो हमें क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर को कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं? ये हमारे शरीर को करते हैं, इनका परसेंटेज, जो परसेंटेज होती है पेपर में पूछी जाती है, कितनी परसेंटेज प्रदान करते हैं इसका? ये करते हैं 50 से। ये प्रदान करते हैं हमें 50 से 75%
जो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसमें से कार्बोहाइड्रेट हमें 50 से 75% ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम अब कार्बोहाइड्रेट के हम कार्य से लेंगे, तो कार्य में क्या होगा, ये हमें सबसे पहली बात तो हमें एनर्जी प्रदान करेंगे, और ये क्या करेंगे, हमारे शरीर की वृद्धि में काम करेंगे, विकास में भी काम करेंगे, वृद्धि विकास, और हमारे शरीर की जो कोशिकाओं की मरम्मत है उन सब में भी ये काम आएंगे। और जो हमारे जब शरीर की एनर्जी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वो हुआ एनर्जी। इसका मूलानुपाती सूत्र पेपर में पूछा जाता है, इसको याद रखने वाली चीज है ये कार्बोहाइड्रेट की, और ये अनुपात भी पूछा जाता है। और हमें क्या देते थे कि हमें कार्बोहाइड्रेट एक दे देगा, कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है, और हम इनमें से एक उदाहरण इन किसी में से दे देगा और बाकी इनमें से दे देगा। तो हमें छांटना होता है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस मतलब जो अनाज होता है उनमें किन किन में पाया जाता है और किन में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हम वसा की, बात करते हैं हम वसा की। तो हम इधर देख लेते हैं वसा को, वसा की बात करते हैं। सेकंड अवयव आता है हमारा भोजन का वसा। वसा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैट होता है ना। अब फैट तो तुम जानते होंगे सब, आप सब लोग, फैट का क्या है, फैट यानी वसा जो हमारी बॉडी में जमा हो जाती है। होता है ना बहुत से लोगों में मोटे हो जाते हैं, वो उनमें क्या जमा हो जाती है, अधिकतर फैट जमा हो जाती है। इस फैट का क्या है, अब ये फैट बनती किससे है, ये फैट बनती है ऑक्सीकरण से। किसके ऑक्सीकरण से, ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऑक्सीकरण से फैट बनती है। फैट में ग्लूकोज का सबका अंतर्गत सब आ जाते हैं इसमें फैट में। फैट क्या काम करती है, फैट हमारे जो एनर्जी होती है उसको स्टोर कर लेती है, वो कार्बनिक पदार्थों को स्टोर कर लेती है, और जब समय परिस्थिति आती है ना तब ये वसा हमारे काम आती है। और ये वसा क्या करती है, हमें सबसे ज्यादा इन जो 5-6 अवयव, ये जितने भी मैंने 6 अवयव लिखा है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, वो फैट से मिलती है। फैट होती है ना त्वचा के नीचे इकट्ठी हो जाती है। कभी आप देखो, अभी अपने हैंड से देखो, हाथ पे लगाओगे, ये लटकते हुए कुछ दिखाई देगा ना आपको, ये क्या है, ये फैट पाई जाती है जो हमारी बॉडी में जमा हो जाती है। किसके नीचे, त्वचा के नीचे जमा हो जाती है। ये फैट हमें कितनी ऊर्जा देती है, ये देती है हमें 20%। कितनी परसेंट, 15 से 20%। हमारी जो बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें से 15 से 20% ऊर्जा हमें कौन देती है, ये फैट देती है। और फैट किससे, ऑक्सीकरण से बनती है, ऑक्सीकरण से बनती है। और ये कहाँ पाई जाती है, त्वचा के नीचे पाई जाती है, त्वचा के नीचे पाई जाती है, त्वचा के नीचे पाई जाती है। और ये कब काम आती है, ये नॉर्मली तो काम आती नहीं है। ये क्या होता है, ये जो जैसे हमने भोजन किया, अब हमने भोजन किया तो उसमें क्या हुआ, हमने भोजन कर लिया, अब जितना हमें शरीर को चाहिए होता है शरीर ने ले लिया। पर क्या होता है, कभी कभी हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं ना, तो वो भोजन कहाँ जाएगा, अब वो भोजन क्या होता है, वसा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ज्यादा भोजन करने पर जितना बॉडी को काम आया है, शरीर को काम आया, उसने ले लिया, बाकी भोजन को ऐसा थोड़ी कि उल्टी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो वसा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा कहाँ होता है, हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे कहीं भी इकट्ठा हो जाता है, हमारे पैरों में, हाथों में, कहीं भी फैट के रूप में कहीं भी इकट्ठा हो सकता है। सभी जगह थोड़ा पाया जाता है। जब भी तो होता है ना, कुछ लोग ज्यादा फैटी होते हैं या ज्यादा मोटे होते हैं, वो उनमें वसा का जमाव अधिक होता है त्वचा के नीचे। ये क्या काम करता है, ये कब काम आता है, जैसे हमारा व्रत होता है, हम व्रत करते हैं ना, तो व्रत में हमें क्या होता है, व्रत में हमारी एनर्जी लॉस ना हो, इसके लिए हमारा ये क्या काम आता है, वसा फैट काम आती है। उस टाइम हम जब भोजन नहीं करते हैं तब ये वसा काम आती है। ये वसा क्या करती है, जब हमारे भोजन में कुछ नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, हम बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये बाहर से कुछ नहीं रहेगा, बॉडी को पता चलेगा कि हमारे बाहर से न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, और बॉडी को तो जरूरत होती है चलने के लिए, हमें क्या होगा, ऊर्जा की जरूरत होगी। तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, जो हमारी स्टोर हुई चीजें, स्टोर कहाँ होती है, स्टोर जो ऊर्जा होती है हमारी वसा के रूप में होती है। जो वसा जो त्वचा के नीचे पाई जाती है, जो वसा होती है, वहां से एनर्जी आएगी, मतलब एनर्जी ली जाती है बॉडी के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा, वहां से एनर्जी ली जाती है और ये एनर्जी काम आ जाती है। और हमें फिर थोड़ा एनर्जी, तभी ऐसा तो है नहीं कि हम व्रत में एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाती है, हम खाना नहीं खाएंगे तो, हाँ एनर्जी कम हो जाती है, पर इतना भी कम नहीं होती कि हम पूरा, पर कहते हैं ना वो एक चीज, हर चीज की लिमिट होती है। अब तुम लिमिट से ज्यादा रहोगे तो फिर वो तो आएंगे से चक्कर भी आएंगे, तुम सब होगा। अब तुम कहोगे कि व्रत 1 दिन का होता है, अब तुम 9 दिन तक या 10-15 दिन तक बिना खाए रहोगे, 10-15 दिन तक कैसे चलेगा काम, फैट भी कहाँ तक काम करेगा, अति हर चीज की बुरी होती है। तो कहते हैं ना वो अनशन पे बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, वो उन्हें
क्या होता है 2-5 दिन तक तो चल जाते हैं, जब तक उनकी बॉडी में ये फैट पाई जाती है। फैट जब तक फैट ने काम किया तब तक उनकी बॉडी में एनर्जी रहती है, और फैट बंद हो गई उसमें क्या होगा, आदमी या तो बेहोश हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो फिर उसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ानी पड़ती है। तो ये हो गया वसा। वसा को हमने पढ़ लिया है। वसा हमारे इमरजेंसी या आपातकालीन परिस्थिति में काम आती है, जब हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में आवश्यकता तो होती है पर कम मात्रा में होती है, फिर भी होती जरूर है। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में क्या होता है, वो आपने देखा हो, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के नाखून में हो रहा है, किसी की आंखें पीली पड़ रही है, ये सब किस कारण होता है? ये सब प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन से क्या होता है, बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है आपको पता हो तो? केराटिन प्रोटीन। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? बालों में हमारी कौन सी प्रोटीन? क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हमें लगाना है केराटिन प्रोटीन। तो अगर हम इस प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे बाल भी झड़ेंगे और हमारे नाखून भी पीले पड़ जाएंगे। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है। और जो ये प्रोटीन शब्द है, ये प्रोटीन शब्द किससे मिलकर बना होता है? ये प्रोटीन एमिनो अम्ल जानते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और जो हमारे शरीर में एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 20 एमिनो एसिड होते हैं। हमें याद रखने वाली चीजें, ये एमिनो एसिड कितने होते हैं? 20 एमिनो एसिड होते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। जो ये ऐसा नहीं है कि एक प्रोटीन ले ली उसमें सारे 20 के 20 पाए जाएंगे, नहीं, ये 20 क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से जुड़ के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 एमिनो अम्ल, ये प्रोटीन अलग अलग प्रकार से जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जैसे ये तो हुई केराटिन प्रोटीन की बात, अब यही थोड़ी है हमारी बॉडी में बाल के अलावा और जगह भी प्रोटीन पाई जाती है। सभी जगह प्रोटीन पाई जाती है, तरह तरह की प्रोटीन पाई जाती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो ये जो 20 प्रकार की एमिनो अम्ल है वो अलग अलग प्रकार से जुड़ के नए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो हमें ऊर्जा में काम आती है। और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम आता है वो है, इनके कार्य के रूप में हम लेते हैं, तो किसको लेते हैं? इसके कार्य के रूप में लेंगे हम कोशिकाओं की टूट फूट या मरम्मत करते हैं। ये प्रोटीन क्या काम करता है? कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ये कोशिकाओं की मरम्मत या टूट फूट का काम करता है। जब कोशिका टूट जाती है ना, तो उसकी टूट फूट का कोशिकाओं की मरम्मत का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। और कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक है। जब टूट फूट करेगा तो ये संभव है कि ये कोशिकाओं से संबंधित होगा। अब मरम्मत भी करता है, वृद्धि भी करता है, उनका थोड़ा बहुत विकास भी करता है। और प्रोटीन से हमें एनर्जी तो मिलती है, पर यह है कि प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। कुछ प्रोटीन तो हमारे शरीर के अंदर बन जाती है, कुछ प्रोटीन हमें बाहर से लेनी पड़ती है, बहुत सारे दिन। और प्रोटीन की बात करते हैं, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन एक दाल का प्रकार है जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन के अलावा ऐसा नहीं कि सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में, पर इसके अलावा ये दालों में, मांस में, मच्छी में, इन सब में ये प्रोटीन पाई जाती है। इसके हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। प्रोटीन सोयाबीन, दाल, मांस, मछली, इन सब में प्रोटीन पाई जाती है। और ये 20 एमिनो अम्ल मिलकर बनी होती है प्रोटीन। इसके बाद अब बात करते हैं, हम देख लेते हैं हम विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण में ऐसा कुछ है नहीं, जल। सबसे पहले हम विटामिन और खनिज लवण को देखते हैं, बाद में देखते हैं, अगली क्लास में देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम जल की बात करते हैं। अब जल देख लेते हैं, 6 वाला लेते हैं डायरेक्ट। क्या है ना, ये थोड़े, इनको हमने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये थोड़े बड़े टॉपिक है, इनको हम इस क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है हम इसको डिटेल से अगली क्लास में दोनों टॉपिक को अलग से ले लेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं यही चाहती हूँ कि आपका इस पोर्शन से संबंधित जो भी पेपर में क्वेश्चन आए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में है, चाहे वो हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो, एसएससी का हो
रेलवे का हो या पीटीटी का ही क्यों ना हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, तो हमें इसमें से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है आपको पढ़ाने का। तो इनको हम बाद में देख लेंगे। तो एक छोटा टॉपिक इसका ले लेते हैं, जल। जल क्या होता है? जल जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जल या वाटर। हमारे शरीर में कितना % जल पाया जाता है? हमारे शरीर में 70% जल पाया जाता है। जो हमारे शरीर की जो भार होता है उसके या परसेंटेज के अकॉर्डिंग, बाकी के अकॉर्डिंग 70% हमारे जल पाया जाता है। जल से ही तो सारी चीज़ें घुलेगी, जल से ही तो सारी चीज़ें मिलती है, तभी तो जल में घुल कर ही तो आप परिवहन होता है। हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं उसका एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होगा, किसके माध्यम से होगा? जल के माध्यम से होगा। और जल एक बहुत ही जरूरी पोषक पदार्थ में आता है। जल के बिना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर बॉडी में जल होगा तो हमारी बॉडी पिचक जाएगी। ऐसा नहीं है। जल भी एक जगह, मतलब एक व्यवस्थित हड्डियों के बीच में, ऐसा नहीं कि जैसे जल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जल होगा तो जल, अगर बॉडी में, पूरी बॉडी में 70% जल होगा तो हमारी बॉडी पिचक जाएगी, क्योंकि पानी तो कैसा होता है? पानी तो पिचक जाता है। पर ये जल ऐसे नहीं होता है। ये जल कहाँ होता है? कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिकाओं, सेल्स के अंदर भी होता है, और थोड़ा बाहर की तो कह सकते नहीं है, पर फिर भी घुला हुआ 70% जल पाया जाता है कोशिकाओं के अंदर। ये 70% जल पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? हमारे पोषक पदार्थ में परिवहन का काम करता है। और जल क्या काम करता है? जो ये हमारे वो अनुपस्थित जल होते हैं ना, मतलब वो अनुपयोगी, वो किसके रूप में निकलते हैं? हमारे पसीने के रूप में, या फिर मल मूत्र में निकल जाते हैं ना। जल जो अपशिष्ट जल होता है, जो खराब, जो हमारे बॉडी को यूज नहीं होता है, काम भी नहीं आता है, कहीं भी काम नहीं आता, वो जल निकल जाता है। किसके माध्यम से? पसीने के माध्यम से। अब ऐसा तो है नहीं कि पौधों की तरह उसमें वाष्पजनन क्रिया होगी और निकल गया। पौधों में होता है ना, वो बूंद बूंद करके निकल जाता है। वो देखा हो आपने गर्मी के टाइम या सर्दी के टाइम, सुबह सुबह बूंद बूंद से जम जाती है ना, वो अपशिष्ट जल निकल जाता है बाहर। और उसमें मनुष्य में क्या होता है? मानव में क्या होता है? जंतुओं में जल किसके माध्यम से? पसीने के माध्यम से। और आधा बाकी थोड़ा बहुत बचता है वो किसके माध्यम से? मूत्र के माध्यम से, मूत्र मार्ग से निकल जाता है, और पसीने के माध्यम से निकलता है जल। ये हुआ हमारा इसका जंतुओं में पोषण का। ये भाई किस प्रकार से पोषण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो ये क्लास आज की हमारी यहीं तक होती है। इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।